नमस्कार सभी को। मैं शांति हूँ और आप देख रहे हैं बायोलॉजी नाउडेज। इस वीडियो में हम स्थायी ऊतकों के बारे में चर्चा करेंगे, मुख्य रूप से सरल स्थायी ऊतकों के बारे में, जिनमें पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा शामिल हैं। पिछले व्याख्यान में हमने सीखा था कि ऊतकों में कोशिकाएं विभाजित हो सकती हैं या नहीं। इस आधार पर ऊतकों को दो मुख्य समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है मेरिस्टेमेटिक ऊतक, जिसमें युवा सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाएं होती हैं। ये लगातार विभाजित और पुनः विभाजित होती रहती हैं और नई कोशिकाएं बनाती हैं। लेकिन जैसे जैसे कोशिका विभाजन आगे बढ़ता है, कुछ पुरानी कोशिकाएं अपनी विभाजन क्षमता खो देती हैं और परिपक्व हो जाती हैं। इन कोशिकाओं के समूह स्थायी ऊतक बनाते हैं। इन्हें परिपक्व ऊतक भी कहा जाता है। ये सामान्यतः आगे विभाजित नहीं होती हैं। जहां मेरिस्टेमेटिक ऊतक केवल पौधे के बढ़ते क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वहीं स्थायी ऊतक पौधे के शरीर का अधिकांश भाग बनाते हैं। पेड़ के मामले में वहां लकड़ी वाले भाग होते हैं, जैसे कि लकड़ी का तना, पुरानी जड़ें आदि। फिर कुछ ऐसे भाग होते हैं जो इतने लकड़ी के नहीं होते, जैसे कि युवा तने, पत्तियों की डंठल और मध्य शिरा, और बहुत ही कोमल क्षेत्र जैसे फूल, फलों का गूदा आदि। ये विभिन्न क्षेत्र अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतकों से बने होते हैं, जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। आइए स्थायी ऊतकों के बारे में और विस्तार से जानते हैं। जब ये अपनी विभाजन की क्षमता खो देते हैं, तो स्थायी ऊतक विभेदित हो जाते हैं या दूसरे शब्दों में विशिष्ट बन जाते हैं। स्थायी ऊतकों की कोशिकाओं का निश्चित आकार और कार्य होते हैं। ये कोशिकाएं जीवित या मृत हो सकती हैं। इनकी कोशिका भित्ति पतली या मोटी हो सकती है। इस आधार पर कि ऊतकों की कोशिकाएं संरचना में एक जैसी हैं या नहीं, स्थायी ऊतकों को दो मुख्य समूहों में बांटा गया है। सरल स्थायी ऊतक या सरल ऊतक, जो केवल एक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, और जटिल स्थायी ऊतक या जटिल ऊतक, जो दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। आइए सरल ऊतकों के बारे में विस्तार से जानते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, सरल ऊतक केवल एक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। यहाँ कोशिकाएं संरचना और कार्य में एक जैसी होती हैं। मुख्य रूप से सरल ऊतकों के तीन प्रकार होते हैं: पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। लेकिन इन ऊतकों के बारे में विस्तार से जानने से पहले मैं आपको शरीर रचना में प्रयुक्त कुछ शब्दावली स्पष्ट कर दूं। क्या आप जानते हैं कि क्रॉस सेक्शन क्या होता है? आइए दो सामान्य प्रकार के क्रॉस सेक्शन के बारे में जानें। सबसे पहले एक पौधे के अंग को लें, उदाहरण के लिए एक तना, और इस रेखा को तने की केंद्रीय धुरी मानें। जब हम तने की केंद्रीय धुरी के लंबवत किसी भी तल में काटते हैं, तो हमें एक अनुप्रस्थ क्रॉस सेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर हम तने को केंद्रीय धुरी से गुजरने वाले किसी भी ऊर्ध्वाधर तल से काटते हैं, तो हमें एक अनुदैर्ध्य क्रॉस सेक्शन मिलेगा। लेकिन वनस्पति विज्ञान में जब आप क्रॉस सेक्शन शब्द देखते हैं, जिसका संक्षिप्त रूप CS है, तो यह वास्तव में अनुप्रस्थ सेक्शन को दर्शाता है, और अनुदैर्ध्य क्रॉस सेक्शन को अनुदैर्ध्य सेक्शन या LS कहा जाता है। एनाटॉमी में यह महत्वपूर्ण है कि हम दोनों, यानी अनुप्रस्थ या कहें क्रॉस सेक्शन और अनुदैर्ध्य सेक्शन का विश्लेषण करें। मैं इसे एक उदाहरण के साथ समझाऊंगा। मान लीजिए दो लोग हैं जिन्हें खीरे के आकार या आकार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पहले व्यक्ति ने खीरे का अनुदैर्ध्य सेक्शन देखा और उससे उसने कल्पना की कि खीरा शायद चौड़ी सेम की तरह है। दूसरे व्यक्ति ने संयोगवश अनुप्रस्थ सेक्शन देखा और उसने कल्पना की कि खीरा गोल है, जैसे संतरा। लेकिन हम जानते हैं कि दोनों ही गलत हैं। केवल अनुदैर्ध्य सेक्शन देखकर पहले व्यक्ति को खीरे के बारे में केवल आंशिक जानकारी मिली।
केवल अनुप्रस्थ सेक्शन देखकर दूसरे व्यक्ति को भी केवल आंशिक जानकारी मिली। लेकिन जब हम उन्हें दोनों सेक्शन दिखाते हैं, यानी अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों सेक्शन, तब वे समझ सकते हैं कि खीरा ऐसा दिखता है। कोशिकाओं के साथ भी ऐसा ही मामला है। कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती हैं। उनमें से कुछ संतरे के आकार की होती हैं, कुछ अन्य खीरे के आकार की हो सकती हैं और इसी तरह। जब तक हमारे पास अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों सेक्शन नहीं होते, तब तक हम कोशिकाओं के आकार और आकार के बारे में पूरी जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, तो चलिए सरल स्थायी ऊतक के पहले प्रकार पैरेन्काइमा ऊतक से शुरू करते हैं। पैरेन्काइमा ऊतक में कोशिकाएं समव्यासिक होती हैं, जिसका अर्थ है कि वे लगभग गोल या बहुफलकाकार होती हैं। अनुप्रस्थ काट या क्रॉस सेक्शन में वे गोल, अंडाकार या बहुभुजाकार हो सकती हैं। कभी कभी आप देख सकते हैं कि वे इस क्रॉस सेक्शन में लंबी दिखाई देती हैं। यहाँ पैरेन्काइमा कोशिकाओं का अनुदैर्ध्य खंड है। इन कोशिकाओं की लंबाई देखिए। पैरेन्काइमा कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पतली होती है जो सेल्यूलोज से बनी होती है। अधिकतर पैरेन्काइमा ऊतक में कोशिकाओं के बीच इंटरसेलुलर स्पेस या अंतरकोशिकीय स्थान देखे जाते हैं, लेकिन कभी कभी कोशिकाएं एक दूसरे के बहुत पास भी दिखाई देती हैं। पैरेन्काइमा कोशिकाएं जीवित होती हैं और इनमें सघन प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म से तात्पर्य साइटोप्लाज्म और कोशिका अंगकों से है। पैरेन्काइमा कोशिकाओं में एक स्पष्ट नाभिक और एक बड़ा केंद्रीय रिक्तिका होता है। ये पौधों में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले ऊतक हैं। अब ये पौधों में कहाँ पाए जाते हैं? ये तनों, जड़ों, पत्तियों, फूलों और फलों के गैर काष्ठीय या मुलायम भागों में मूलभूत या ग्राउंड टिश्यू का निर्माण करते हैं। ये पौधे के इन भागों में क्या करते हैं? पैरेन्काइमा कोशिकाओं का एक मुख्य कार्य भोजन सामग्री का भंडारण करना है। वे पैरेन्काइमा कोशिकाएं जो बड़ी मात्रा में भोजन संग्रहित करती हैं, उन्हें स्टोरेज पैरेन्काइमा कहा जाता है। उदाहरण के लिए जड़कंद और तनाकंद का पैरेन्काइमा। इस चित्र में आलू के कंद में पाए जाने वाले स्टार्च कणों के साथ पैरेन्काइमा कोशिकाएं दिखाई गई हैं। वे पैरेन्काइमा ऊतक जिनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उन्हें क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्लोरेन्काइमा कहाँ देखे जा सकते हैं? हाँ, आपने सही अनुमान लगाया। ये प्रकाश संश्लेषण करने वाले अंगों या पत्तियों में देखे जाते हैं। क्लोरेन्काइमा में पेलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा शामिल होते हैं। पेलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा को मिलाकर एक विशेष नाम दिया गया है। अगर किसी को वह नाम पता है तो अभी नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। जल पौधों में पैरेन्काइमा ऊतक का एक विशेष प्रकार पाया जाता है जिसे एरेन्काइमा कहा जाता है। एरेन्काइमा में बीच बीच में वायु स्थान होते हैं। ये वायु स्थान आंतरिक वायु परिसंचरण में मदद करते हैं। ये पौधे को तैरने में भी मदद करते हैं। विशेषीकृत स्रावी पैरेन्काइमा कोशिकाएं रेजिन डक्ट्स और अन्य स्रावी संरचनाओं की परत में पाई जाती हैं। अंत में कोशिकाओं की तुर्गिडिटी बनाए रखकर पैरेन्काइमा कोशिकाएं पौधों के अंगों को कठोरता प्रदान करती हैं। अब देखते हैं कि कोलेन्काइमा ऊतक क्या है। कोलेन्काइमा ऊतक की कोशिकाएं भी जीवित होती हैं, जिनमें कोशिकाओं के कोनों पर ही सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन का जमाव होता है। इस चित्र में क्या आप पैरेन्काइमा कोशिका और कोलेन्काइमा कोशिका के बीच का अंतर देख सकते हैं? पैरेन्काइमा कोशिकाओं की दीवारें पतली होती हैं। कोलेन्काइमा कोशिकाओं की मोटाई यहाँ पीले रंग में दिखाई गई है। पैरेन्काइमा कोशिकाओं के बीच आप इंटरसेल्यूलर स्पेस देख सकते हैं। कोलेन्काइमा शब्द ग्रीक शब्द कोला से लिया गया है, जिसका अर्थ है गोंद, जो ताजे ऊतक में दिखाई देने वाली इनकी विशिष्ट मोटी चमकदार दीवारों को दर्शाता है।
चूंकि इनकी कोशिका दीवारें कोनों पर मोटी होती हैं, इनका मुख्य कार्य यांत्रिक समर्थन देना है। वास्तव में इनकी कोशिका दीवारें पतली होती हैं, लेकिन केवल कोनों पर मोटी होती हैं और इस मोटाई के कारण कोलेनकाइमा में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। क्रॉस सेक्शन में कोलेनकाइमा कोशिकाएं गोल, अंडाकार या बहुभुजाकार हो सकती हैं। अगर हम अनुदैर्ध्य खंड देखें तो हम देख सकते हैं कि ये लंबी कोशिकाएं होती हैं। ये डाइकोट तनों की एपिडर्मिस के नीचे और डाइकोट पत्तियों के पेटियोल और मिड रिब में पाए जाते हैं। ये मोनोकॉट्स में अनुपस्थित होते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकांश मोनोकॉट्स अपने विकास के प्रारंभिक चरणों में स्क्लेरेनकाइमा ऊतक विकसित कर लेते हैं। स्क्लेरेनकाइमा कोलेनकाइमा की तुलना में अधिक यांत्रिक समर्थन प्रदान करता है, इसलिए मोनोकॉट्स में कोलेनकाइमा ऊतक की आवश्यकता नहीं होती। कोलेनकाइमा एक जीवित यांत्रिक ऊतक है जो युवा डाइकोट तनों, पेटियोल्स और डाइकोट पत्तियों के मिडरिब में पाया जाता है। चूंकि इनकी कोशिका भित्तियां केवल कोनों पर मोटी होती हैं, इसलिए कोलेनकाइमा कोशिकाएं लचीली होती हैं और वे हवा से होने वाले मोड ऑफ खिंचाव का प्रतिरोध कर सकती हैं। वे उन पौधों के अंगों की वृद्धि की भी अनुमति देते हैं जिनमें वे उपस्थित होते हैं। कभी कभी इनमें क्लोरोफिल भी होता है और ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। अंत में स्क्लेरेनकाइमा ऊतक। स्क्लेरेनकाइमा शब्द ग्रीक शब्द स्क्लेरोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है कठोर, और स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की मुख्य विशेषता उनकी मोटी कोशिका भित्तियां होती हैं। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक मोटी भित्तियों वाली मृत कोशिकाओं से बना होता है। मृत कोशिकाएं, ये दिलचस्प है ना? इसका मतलब है कि स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं में प्रोटोप्लाज्म या कोशिका की जीवित सामग्री अनुपस्थित होती है, इसलिए कोशिका गुहा या ल्यूमेन आमतौर पर खाली होता है। आप इस बात से खुश हो सकते हैं क्योंकि प्रोटोप्लाज्म न होने के कारण स्क्लेरेनकाइमा का कोई विशेष कार्य नहीं होता, सिवाय एक महत्वपूर्ण कार्य के। और वह क्या है? मोटी भित्तियों के कारण यह पौधों के अंगों को यांत्रिक सहारा देता है। यह पौधों में मुख्य यांत्रिक ऊतक है। यह पौधे के शरीर को विभिन्न प्रतिकूल भौतिक परिस्थितियों से सुरक्षा प्रदान करता है। आपको याद होगा कि कोलेनकाइमा में कोशिकाओं के कोनों पर कोशिका भित्ति की मोटाई सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन के जमाव के कारण होती है। लेकिन स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की कोशिका भित्ति की मोटाई मुख्य रूप से लिग्निन के जमाव के कारण होती है। लिग्निन स्क्लेरेनकाइमा की कोशिका भित्तियों पर समान रूप से जमा होता है। मोटी कोशिका भित्तियों के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं का ल्यूमेन संकरा होता है। यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं कि स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं के ल्यूमेन या कोशिका गुहा का आकार पेरेनकाइमा कोशिकाओं की तुलना में बहुत छोटा होता है। आकार के आधार पर स्क्लेरेनकाइमा ऊतकों को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात फाइबर और स्क्लेराइड्स। फाइबर लंबी और स्क्लेराइड्स उतनी लंबी नहीं होती। ये दोनों स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं हैं। आइए इनके बीच के अंतर देखें। फाइबर लंबी कोशिकाएं होती हैं जिनके सिरे नुकीले होते हैं। ये गुच्छों में पाई जाती हैं। फाइबर मजबूत और लचीले होने के कारण रस्सियों और वस्त्रों के निर्माण में उपयोग किए जाते हैं। जूट और नारियल की जटा मोटे फाइबर के गुच्छों से प्राप्त होते हैं। स्क्लेराइड्स अत्यंत मोटी दीवारों वाली कोशिकाएं होती हैं। इन्हें स्टोन सेल्स भी कहा जाता है। फाइबर की तुलना में ये लंबी नहीं होती। स्क्लेराइड्स विभिन्न आकारों के होते हैं। इनमें से कुछ तो शाखित भी होते हैं। अत्यधिक मोटी कोशिका भित्तियों के कारण इनमें फाइबर की तुलना में बहुत संकीर्ण गुहा या ल्यूमेन होता है। स्क्लेराइड्स भंगुर होते हैं, लचीले नहीं होते, इसलिए इन्हें फाइबर की तरह काटा नहीं जा सकता। स्क्लेराइड्स अकेले या समूहों में पूरे ग्राउंड टिश्यू में पाए जा सकते हैं।
अगर आपने अमरूद, नाशपाती या चीकू जैसे फल खाए हैं तो आपने देखा होगा कि फल का गूदा बहुत चिकना नहीं होता या वह किरकिरा होता है। दरअसल इन फलों के गूदे में जो किरकिरापन होता है वह स्क्लेराइड्स की उपस्थिति के कारण होता है। स्क्लेराइड्स जो पौधों में पाए जाने वाले कठोर और मृत कोशिकाएं होती हैं, मेवों के कठोर खोल और विभिन्न प्रकार के दलहनों के बीज आवरण में भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये संरचनाएं पौधों को यांत्रिक सहायता और सुरक्षा प्रदान करती हैं। और इस विस्तृत वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद और भविष्य में ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।